बच्चों आज हम पढ़ेंगे रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ हेनरी की तरह है। हेनरी ने वहां पे प्रेशर डिटरमाइन किया था, यहाँ पे रॉल्ट भी प्रेशर करेंगे। बट हेनरी ने क्या किया था कि हेनरी ने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे प्रेशर को डिस्कस किया था। रॉल्ट लिक्विड इन लिक्विड पे डिस्कस करेंगे प्रेशर को, कि प्रेशर में कितना इफेक्ट आता है, क्या क्या सॉल्बिलिटी रहती है, क्या प्रॉब्लम रहती है, क्या नहीं रहती, ये सारी चीजें रॉल्ट ने डिस्कस की। इससे पहले अब लिक्विड भी डिफाइन करेंगे कि लिक्विड क्या होता है, क्योंकि गैस में क्या गैस तो सारी होती है एक ऐसी, बट लिक्विड में टू टाइप्स डिवाइड होते हैं। क्योंकि बेटा आप लोगों ने शायद बुक से पढ़ा हो कंटेंट में कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, तो लिक्विड में सबसे जरूरी है। रॉल्ट ने बताया था कि लिक्विड में अगर आपको डिजोल्व करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। और सामान्य सी बात है, अगर किसी सोल्यूशन में आप लोग बढ़ाते हो, अगर आपने किसी सोल्यूशन में क्या डिजोल्व किया तो उसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो कहीं नहीं कि उसको टेम्परेचर देना पड़ जाएगा, और टेम्परेचर देना पड़ेगा तो वेपर बढ़ेगी। नॉर्मल सी बात है। बट इन्होंने डिस्कस किया कि अगर मैंने नॉन वोलेटाइल डिजोल्व कर दिया तो क्या प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि नॉन वोलेटाइल लाइक वो पार्टिकल जिनमें कोई वेपर प्रेशर बनती नहीं है। ये सब इन्होंने बताया कि क्या होगा। तो ये सब इन सब को पढ़ने से पहले वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल पे डिस्कस कर लिया जाए कि वोलेटाइल क्या होते हैं। तो वोलेटाइल को हम वोलेटाइल सब्सटेंसेस तो वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होंगे, तो सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट वैल्यू ऑफ, जिनकी फिक्स वैल्यू हो, एक मात्रा फिक्स हो, उनका वेपर प्रेशर, उन्हें डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो पहले तो हम लिखते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें वो सब्सटेंस आएंगे जो वोलेटाइल होंगे और उनकी डेफिनेट वैल्यू होगी वेपर प्रेशर की। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हारा वाटर बेस्ट एग्जांपल है, कि वाटर की अपनी डेफिनेट वेपर प्रेशर है। मेथिल अल्कोहल C6H6, ये अल्कोहल मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, इस पर थोड़ा लंबा चर्चा किसी से करेंगे इस पे, क्योंकि अल्कोहल पब्लिक की भी डिमांड होती है और गवर्नमेंट की भी डिमांड होती है। गवर्नमेंट जो है कोरोना काल में कर्जे में आ गई थी, सबसे पहले एसेंशियल सर्विस में अल्कोहल को जारी किया था, और रॉल्ट ने भी यही काम किया है। बात करते हैं फिर नॉन वोलेटाइल क्या होते होंगे। तो नॉन वोलेटाइल में ऐसे सब्सटेंस आते हैं जिनमें कोई वेपर प्रेशर बनते ही नहीं है। तो नॉन वोलेटाइल में क्या बात करते हैं, नो टेंडेंसी और वेपोराइजेशन, मतलब इनमें कोई भी टेंडेंसी वेपोराइजेशन की नहीं होती है। इसका एग्जांपल तुम्हारा यूरिया, जैसे यूरिया की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, सुक्रोज की, NH2CO, NH2, C6H12, O6, C12, H22, ये इन तीनों के फॉर्मूले। अब इन्होंने बताया कि अगर ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है मैं रेस कर देता हूं। अब इन्होंने बताया बेटा कि
अगर किसी सॉल्यूशन में तुमने वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल डिजोल्व किया, तो वोलेटाइल डिजोल्व करोगे तो उसका प्रेशर कितना होगा? तो जितने टाइप के आपने मिक्सचर उसमें डिजोल्व कर देने, जितने टाइप के आपने मिक्सचर डिजोल्व कर दिए, तो पूरा वेपर प्रेशर, मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होगा? इन सभी मिक्सचरों के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। उनका ऐड करोगे बराबर हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल कर दोगे तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल करोगे, अब आप खुद समझ के देखिए कि अगर ऐसा आपने सब्सटेंस जैसे वाटर में है, आप कुछ ऐसा बालू वगैरह डाल दो तो उसमें वेपर तो होती नहीं है। अब वेपर क्या करे, बालू क्या करे, बालू पार्टिकल अब्जॉर्व करेगा, उसके बाद वो वेपर बनाएगा नहीं, तो वाटर की वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहीं से एक इनका लास्ट टॉपिक बाद में जाएगा, अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, तो आगे हम डिस्कस करते हैं रॉल्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ, according to Raoult law, Raoult ने बताया था कि भैया जैसे अगर हमें वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहते हैं मिक्सर के, तो मिक्सर के वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने से पहले उसका कांस्टेंट टेम्परेचर करना जरूरी है, क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरी करा दोगे, प्रेशर अगर चेक करोगे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा घटेगा। तो उन्होंने बताया अगर प्रेशर किसी मिक्सचर का कैलकुलेट करना चाहते हो तो उससे पहले आपको उसका टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर रखा, और उन्होंने बताया कि जैसे सपोज करो किसी सोल्यूशन में ए बी सी डी सभी जो है सोल्यूशन तुम्हारे लिक्विड मिला रखे हैं, तो ए बी सी डी सब लिक्विड मिला रखे हैं, तो इनका कितना होगा, मिक्सचर का पूरा वेपर प्रेशर कितना होगा? तो उन्होंने बताया द वेपर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर of the vapor pressure of mixture of a mixture of 2 और मोर देन 2, अगर 2 या 2 से अधिक लिक्विड हो, मैंने ABCD बता भी दिया, of 2 और मोर लिक्विड्स इज इक्वल टू, बराबर होते हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन्होंने बताया कि जो मिक्सचर का वेपर प्रेशर होगा वो जितने भी कंपोनेंट इसमें मिले, कंपोनेंट यहाँ पे यूज किया गया है सब्सटेंसेस को, जितने भी कंपोनेंट मिले उनके पार्शियल, उनके पर्टिकुलर वेपर प्रेशर के सम के यानी योग के बराबर होता है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे ABC लिक्विड है, तो उनका टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD एक्सेट्रा, ये इन्होंने बताया, ये तो रॉल्ट लॉ ने कहा। अब बात आती है कि फिर दूसरी बात कहते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा। तो पार्शियल वेपर प्रेशर पे हम बात करते हैं, इस पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा। तो इन्होंने दूसरा इसी पे एक बात बताई कि ये बात वोलेटाइल के लिए चल रही है, क्योंकि वोलेटाइल में जितना होगा ओवरऑल मिक्सचर प्रेशर कैलकुलेट होगा। अगर हम नॉन वोलेटाइल इसमें मिक्स कर देंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। उसमें जो वजह ये है कि हम नॉन वोलेटाइल मिलाएंगे, नॉन वोलेटाइल जैसे मिलाएंगे तो उसमें वेपर तो वेपराइज होगा नहीं, और जब वेपराइज होगा नहीं तो उसमें वेपर, अब वो सोल्यूशन जिसमें मिलाओगे उसकी भी वेपर प्रेशर कम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी में बालू मिला दो
तो बालू जैसे वाटर में मिलाओगे तो उसका वेपर प्रेशर कुछ न कुछ कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो सब्सटेंस नॉन वोलाटाइल है, इसलिए वो क्या कर देगा, कम कर देगा। अब बात करते हैं, इन्होंने बताया कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा। बताया एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर, मैं शॉर्टकट लिखता हूं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट partial vapor pressure of a component of the mixture is equal to the mixture is equal to the product of the product of vapor pressure of component in pure state and mole fraction of component in the mixture अब ये बात इन्होंने कैसे कह पाए, इसका रीजन है कि अगर बात करें पार्शियल वेपर प्रेशर एक्चुअली होता क्या है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर तुम्हारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस के, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट के डायरेक्टली। जैसे जैसे पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब मोल्स नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के या वोलेटाइल सॉल्यूट के बढ़ाएंगे, जैसे वोलेटाइल सॉल्यूट के बढ़ाएंगे वैसे ही पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अब बात करते हैं इक्वल लेते हैं तो उसकी प्योर स्टेट एज अ कांस्टेंट लेंगे, यही इन्होंने बताया। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर is equal to the product of vapor pressure of component in pure state and mole fraction of component in the mixture। वही है इनका, इन्होंने बताया कि टोटल ओवरऑल जो होगा पार्शियल वेपर प्रेशर, जितने नंबर ऑफ मोल्स आपने मिलाए होंगे मिक्सचर में पर्टिकुलर कंपोनेंट के, उतने वो उनके टोटल के यानी उनके प्रोडक्ट के, वहां पे उन्होंने बताया कि टोटल मिक्सचर का वेपर प्रेशर टोटल कंपोनेंट्स के प्रेशर के बराबर होगा। और यहाँ पे दूसरी बात उन्होंने बताई कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, तो उन्होंने बताया पार्शियल वेपर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट इन प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन मिक्सचर। ये तो इन्होंने बात बताई। अब बात करते हैं कि नॉन वोलेटाइल, जब भी हम नॉन वोलेटाइल को मिलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं, बता चुका हूं कि नॉन वोलेटाइल जैसे आप मिलाएंगे तो वहां पे क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, इनका वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर घट जाएगा। तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा कितना, मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर, वैसे तो मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होता है मिक्सचर हो, बट यहाँ पर हम मिक्सचर सॉल्यूशन के टर्म में कह रहे हैं कि जैसे मिक्सचर की बात करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन के टर्म में कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम वोलेटाइल मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल मिलाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी और कितना वेपर प्रेशर घटेगा। तो वेपर प्रेशर घटेगा, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन्होंने रॉल्ट लॉ ने कैलकुलेट किया, और लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रॉल्ट लॉ पहली बार अप्लीकेबल किन किन चीजों पे होगा, रॉल्ट्स लॉ as applicable to
सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब इन्होंने बताया कि कितना लोअर होगा। इन्होंने बताया कि अगर हम नॉन वोलेटाइल मिक्स करेंगे तो लोअर वेपर प्रेशर होगा, तो कितना होगा, बढ़ते हैं। लोअरिंग, लोअरिंग मीन्स कम होना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इस कारण होता है ड्यू टू मिक्सिंग, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ नॉन volatile, due to mixing of non-volatile solute is equal to इसके बराबर होगा। जितना आप मिक्स करेंगे, जितना सॉल्यूट उतने तो लोअर हो रहा है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कितना कम होगा, तो प्योर स्टेट और माइनस सोल्यूशन, क्योंकि कम किसका हुआ, अब कितना लोअर हुआ, तो जैसे लोअर की बात करो कितनी कमी आई, तो पहले तो आपको उसकी प्योर स्टेट में पता हो कि कितना था और सोल्यूशन का कितना रह गया। जैसे सॉल्वेंट, जैसे मान ले कि किसी का 100 वैल्यू है और किसी के आ जाने से उसके पास 80 रुपीज बचे, तो कितना लोअर हुआ, इस चीज को आप बताएंगे कि 100 माइनस 80 मीन्स 20 रुपीज। अब 20 रुपीज किसमें से लोअर हुआ ये तो किसी को नहीं पता। आप अगर किसी के सामने एग्जांपल बताते हैं मेरे पास 20 रुपए बचे हैं, तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। आपको टोटल बताना पड़ेगा कि हमारे किसी में 20 रुपए बचे, नॉर्मल बात है। अभी सपोज करो आप किसी को 1 लाख रुपए डोनेशन करते हैं और वो बोल दे आपको 1000 रुपए मिले हैं, तो क्या होगा, वो बताना मुश्किल हो जाएगा कितना लोअर हुआ है, कितना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द सॉल्यूट, मतलब कितना हमने सॉल्यूट मिलाया था, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Reflection of solute P naught minus PS equals to n upon n plus capital N, where जहाँ P naught pure state, pure vapor pressure of solvent है, and PS vapor pressure of solution है। n क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ solute, where जहाँ small n moles of solute है and capital N moles of solvent, moles of solvent है। P naught vapor pressure of solvent है and PS vapor pressure of solution। तो रॉल्ट लॉ में बातें हैं। अब रॉल्ट लॉ किन किन सॉल्यूशंस पे एप्लीकेबल होगा, फिर वही बात है इनकी लिमिटेशंस, क्योंकि इन लॉ पे लिमिटेशंस पहले लग गई। तो इन्होंने लिमिटेशंस बता दी कि हमारा जो रहेगा वो टोटली आइडियल सॉल्यूशन पे रहेगा। इन्होंने लिमिटेशंस बता दिया ऑफ रॉल्ट लॉ। रॉल्ट लॉ भी इनकी भी कुछ लिमिट्स हैं। इन्होंने भी बताया कि जैसे हेनरी ने बताया कि वो केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए थे, एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं बताए थे कि उनका एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए था। तो इन्होंने भी बताया था कि जो भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाए जा रहे हैं वो भी आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। तो रॉल्ट लॉ का पहला तो है, इन्होंने बताया कि रॉल्ट लॉ इज एप्लीकेबल टू आइडियल सॉल्यूशन। रॉल्ट लॉ इज एप्लीकेबल टू आइडियल सॉल्यूशन, टू आइडियल सॉल्यूशन। लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, तो आइडियल सॉल्यूशन नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन दूसरा इनका रहा है
कि जो है केमिकल रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इनका Raoult's law does not apply if in a solution in a solution किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट केमिकली रिएक्ट कर देंगे तो फिर में मतलब रॉल्ट लॉ नहीं लगेगा। रॉल्ट लॉ केमिकली मतलब मिक्सचर बन जाए लेकिन वो रिएक्शन न करे। थर्ड इनका है इफ इनका रॉल्ट का और हैंडी का दोनों का सेम है। इफ इन अ सॉल्यूशन किसी सॉल्यूशन में इन अ solution solute either dissociate or associates। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिसोसिएट हुए या एसोसिएट हुए तो रॉल्ट लॉ is not applicable। रॉल्ट लॉ नॉट एप्लीकेबल। ये तो इनकी लिमिटेशंस हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की। फिलहाल आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। Get a chance to find